दोस्तों स्विगी के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा था जिसके बारे में अब मालूम चला जब दिल्ली की एक महिला के पूरे 1 लाख रुपए निकाल लिए गए। ऑलमोस्ट कहूँ तो 97,000 रुपए निकाले थे, यानी कि 97,000 रुपए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ही होते हैं। जिसके बाद में 2 बंदे अरेस्ट कर लिए गए गुरुग्राम से, अंकित और हिमांशु नाम के। और यहाँ पर इस महिला का अकाउंट कनेक्टेड था लेजी पे से, जिससे कि इन्होंने सारे के सारे पैसों से शॉपिंग कर ली, ग्रॉसरी की, और उसके बाद में उसको मार्केट में सस्ते रेट में बेच दिया और आधा आधा पैसा बांट लिया। अब ये जो हिमांशु और अंकित थे पहले डिलीवरी बॉय हुआ करते थे जोमैटो और स्विगी के, और इनको एक बंदे का कांटेक्ट मिल गया टेलीग्राम के ऊपर जो कि पंजाब का था, जिसका नाम था अंश। उसके पास में एक बहुत बड़ा डेटाबेस था उन मोबाइल नंबर का जिनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्विगी से कनेक्टेड है या फिर उनका वॉलेट स्विगी से कनेक्टेड है। इसके बाद में इन्होंने सोचा कि भैया IVR सिस्टम को यूज किया जाना चाहिए, जो कि एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल होती है, जिसके अंदर आप देखते हो ना कई बार कि आपकी कॉल कहीं पे कनेक्ट नहीं होती तो कहते हैं कि द नंबर यू हैव डायल इज करेंटली बिजी। इस तरीके की कॉल में आपको सामने वाला बोलेगा कि भाई आपका स्विगी अकाउंट हैक होने वाला है, उसके अंदर आप इस तरीके की चीज़ें कर लो। जिसके बाद में विक्टिम जब इस तरीके की चीज़ें करता था, इनके पास में उसका एक्सेस पहुंच जाता था, क्योंकि ये लॉगिन कर रहे हैं, OTP आ रहा है, उसके बाद में वो OTP बता रहा है, तो इस तरीके से ये उसके अकाउंट में लॉगिन हो जाते थे और उसके बाद में उसका अकाउंट को यूज़ करके ये छोटी मोटी ग्रोसरी की शॉपिंग कर लिया करते थे। उसके बाद में उसको मार्केट में बेच दिया करते थे। अब आप कहोगे एक आध आटा खरीद लिया उससे क्या ही होता होगा, नहीं भाई, कई अकाउंट से खरीदते थे, जिसके बाद में एक अच्छा खासा 20-30 आटे का कट्टा हो गया या फिर दूसरे तरीके के सामान हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे आटे का नाम लिया मैंने। उसके बाद में उसको ये लगा लो 70% रेट में बेच देंगे, उसके बाद में आधा आधा बांट लेंगे, इस तरीके से करते थे। लेकिन जब दिल्ली की महिला के साथ में पूरे 97,000 का फ्रॉड इन्होंने किया, तब जाके मामला खुला और उसके बाद में 2 बंदे अरेस्ट कर लिए गए गुरुग्राम से, और ये पंजाब का शायद हो जाएगा आने वाले वक्त में। दोस्तों OnePlus 12R के साथ में पिछले कई दिनों से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भैया इसमें जो एडवर्टाइज दिखाई गई थी वो फॉल्स थी। इन्होंने कहा था कि हमारा जो स्टोरेज टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, उसके अंदर हमने UFS 4.0 स्टोरेज टाइप को यूज़ किया है। लेकिन एक्चुअली के अंदर जब उसका बेंचमार्क चेक किया गया तो पता लगा इसके अंदर UFS 3.1 स्टोरेज का यूज़ किया जा रहा है, जो इनका 256 GB का वेरियंट है। जिसके बाद में जब ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो खुद कंपनी के CEO ने ये कह दिया कि अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स को फुल रिफंड मिलेगा। जिन्होंने भी ये सोच के हमारा डिवाइस लिया है कि इसके अंदर UFS 4.0 स्टोरेज थी तो भैया उनको हम 100% रिफंड देंगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर ने एडिशनल ऑफर को अवेल किया है, जैसे कि मान लो किसी ने डिस्काउंट लिया हो, वो किया हो, तो भैया उसको उस हिसाब से प्राइस एडजस्ट करके रिफंड मिल जाएगा। तो अगर आपको भी लगता है कि भाई आप एक ऐसा डिवाइस बाय कर चुके हो जो कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट द्वारा बेचा गया है, तो आप उसको रिफंड करवा सकते हो भी 100%। जितने का लिया है उतना ही आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, यहाँ भाई मैंने इसीलिए लिया था, ये गलती हो गई मेरे से, सभी रिफंड ले लेंगे अब यूज़ कर करके 6-6, 7-7 महीने, मजे आ गए तो। लेकिन हाँ, रिफंड अभी इतनी जल्दी मिलना शुरू नहीं होगा। ये दरअसल 16 मार्च 2024 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा यूज़र्स को जिनको लगता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है इस डिवाइस से। दोस्तों US के अंदर अब टिकटॉक को बैन करने का चर्चा अब और ज़्यादा उफान पर आ चुका है। दरअसल जो निक्की हार्ले है वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ी हो चुकी है, तो उन्होंने कहा है कि भैया चाइना कंट्रोल करता है टिकटॉक को और हमको अपने बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा नहीं पड़ने देना चाहिए, जितना पड़ गया उतना ठीक है। अब उनकी प्राइवेसी सिक्योरिटी खतरे में, क्योंकि इसको चाइना कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इंडिया इसको बैन नहीं करता। अभी रिसेंटली नेपाल ने भी इसको बैन कर दिया। ये सारी नेबरिंग कंट्री है जो कि बैन कर रही है टिकटॉक को। हम कहीं लास्ट कंट्री ना बन जाए जो कि टिकटॉक को बैन कर रही हो, जबकि सब कुछ खत्म हो चुका हो। तो अभी से ही हमें कदम उठाना होगा टिकटॉक को बैन करने के लिए। लेकिन मेरा कहना है अब टिकटॉक को बैन करो या कुछ करो, उधर रील आ गई है, इधर शॉर्ट आ गई है यूट्यूब की, तो भाई अब तो है जगह। मतलब एक चीज़ बनाने के बाद में बंदा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डाल देता है। एक टिकटॉक पे डाल दिया, एक शॉर्ट पे डाल दिया, एक इंस्टाग्राम रील पे डाल दिया, एक जोश पे डाल दिया, एक मस्त पे डाल दिया, फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितनी एप्लीकेशन हो गई। दोस्तों जापान और नासा मिलकर एक ऐसी सैटेलाइट स्पेस में भेजने वाले हैं जो कि लकड़ी से बनी हुई है। इसका नाम रखा है इन्होंने लिंगो सेट। ये बहुत ही टाइनी होगी, बहुत ही छोटी होगी, जिसको मंगोलिया वुड से बनाया गया है, जिसको कहा यह जा रहा है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पर भेजा जा रहा है। वो सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि क्या वुडन सैटेलाइट भी स्पेस में काम कर पाएंगी। ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव हो सकता है हमारी भेजी जाने वाली सैटेलाइट का, कि मान लो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाली सैटेलाइट हम वुडन ही भेजेंगे, जो कि एनवायरमेंट पे बुरा असर नहीं पहुंचाएंगी जब ये री एंटर करती है तब। दोस्तों एप्पल का विजन प्रो इस वक्त में चर्चा में, हालांकि थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके अंदर, जैसे कि उसका वेट लोगों को हेडेक दे देता है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये एक फ्यूचर है, जिसकी वजह से दूसरी कंपनियां भी अब इसके ऊपर हाथ मार रही है कि इस
तरीके का एक डिवाइस बनाया जाए जो कि एप्पल के विजन प्रो के ही जैसा है। यहाँ पर हुआवे ने कहा है कि हम भी बनाएंगे एप्पल के ही जैसा अपना हुआवे विजन, जो कि एप्पल से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। ऑलमोस्ट आपको 1 लाख तक का मिल सकता है, जबकि एप्पल का विजन प्रो आपको 3 लाख का मिलता है। इसी के साथ साथ एप्पल का विजन प्रो 600 ग्राम का है, हम उसको कट डाउन करेंगे, हम उसको 300 से 350 ग्राम का बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होगा, जो कि लोगों को हेडेक वेडेक नहीं देगा, जो कि अभी वो फील कर रहे हैं।